Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, today I am going to revise a very important chapter from corporate and management accounting. The name of the chapter is ratio analysis. Very important from two point of view. One from examination point of view. Yes, इसकी weightage exam के अंदर 5 to 6 marks आपको देखने को मिलेगी. And the second reason why this is very important, because this is the most important tool for the purposes of decision making. Clear है? तो रेशियो एनालिसिस को हम बोलते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है जी. तो रियल लाइफ में तो हम रेशियो को इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं, आपके लिए हम रेशियो को इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज में आता है. ठीक है. सो विन विन सिचुएशन. सो वी विल बी डेफिनेटली लर्निंग डिसीजन मेकिंग, बट एग्जामिनेशन के नंबर क्या हमारे अपने आप ऐड हो जाएंगे. क्लियर है? यस सर. तो सर ये चैप्टर है क्या एक्चुअली में? मैंने 5th 12th में भी पढ़ा था, मैंने एग्जीक्यूटिव में भी कहीं पे पढ़ा था. सर मजा नहीं आया, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर ना रटना होता है. ओके. तो अगर आपके पास ऐसा कोई व्यू है कि हमने ये चैप्टर रटा था 12th में भी और आज भी, सो ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ दिस क्लास आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि इससे बढ़िया चैप्टर आपके पूरे सीएमए के अंदर नहीं था. क्लियर है? यस सर. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विल लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यू अंडरस्टैंड द टर्म रेशियो एनालिसिस. राइट. तो सबसे पहले वी विल यूज द टर्म रेशियो. ठीक है. दो टर्मिनोलॉजीज हम पिक करेंगे, वन इज रेशियो एंड द वन इज एनालिसिस. वन इज एनालिसिस. क्लियर है? रेशियो एनालिसिस एक साथ भी लिख सकते हो आप. तो पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म रेशियोज. देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है. देखिए रेशियो कहता है, रेशियो का मतलब होता है एनीथिंग जो रिप्रेजेंट करेगा रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग टर्म्स. जब हम दो अकाउंटिंग टर्म्स को आपस में रिलेट करते हैं तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? रेशियोज. सिंपल. कई बार बच्चे के दिमाग में आता है सर वो अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी होती है. देखिए वो अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी होती है इसके बहुत सारे बेसिस होते हैं, बट मैं आपको एक बेसिस बता रहा हूं, फिर हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर और भी समझेंगे. एक बेसिस बता रहा हूं मैं आपको और वो है कॉज इफेक्ट बेसिस. क्या मतलब सर? सर देखिए ऐसा होता है, हम जो दो अकाउंटिंग टर्म्स पिक करेंगे ना उनमें से एक कॉज होगा और दूसरा इफेक्ट होगा. मैं रिपीट करूंगा, जिन दो अकाउंटिंग टर्म्स को आपस में आप रिलेट करना चाह रहे हैं उनमें से एक क्या होगा? कॉज, और दूसरा क्या होगा? इफेक्ट. ये मैंने आपको वन ऑफ द बेसिस बता दिया है. बच्चा कहता है सर नहीं समझ आया, ढंग से समझाओ ना. देखो मुझे एक बताओ, कंपनी ने माल बेचा तो हमने एक अकाउंटिंग टर्म उठा ली सेल्स. ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा? बिल्कुल. कंपनी ने माल बेचा, उसका रिजल्टेंट कौन था? ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. आप मुझे बताएंगे इसमें कॉज कौन है और इफेक्ट कौन है? वेरी गुड. चैट बॉक्स ओपन है, सबने लिखना है. कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है, ये बता दो. बच्चा कहता है सर देखो कॉज तो है सेल्स. वेरी गुड, ये मेरा कॉज बन गया. और इफेक्ट है प्रॉफिट. वेरी गुड. तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जिन दो अकाउंटिंग टर्म्स को मैं रिलेट करने जा रहा हूं उनमें से एक कॉज है, दूसरा इफेक्ट है. क्लियर है? और ऐसी रेशो को हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव में भी आपको किसी ना किसी ने पढ़ाया होगा. आई एम वेरी श्योर. क्लियर है? तो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेशो, तो आज के बाद आपने क्या बोलना है? इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग टर्म्स जिनमें से एक कॉज होता है और दूसरा इफेक्ट होता है. क्लियर है? वन बेस बताया मैंने, और भी बेसिस होते हैं, धीरे धीरे करके समझेंगे. ठीक है सर. सर अब एक बात बताओ, हम ये रिलेशनशिप क्यों निकालते हैं? ये हुई ना बात पूछने वाली, ये है बात. बिल्कुल सही. आयुष ध्यान से सुन, ये क्या रीजन है कि मैं रेशो निकालता हूं? आयुष कौन है? सर कोई तो होगा. आयुष ध्यान से सुन, क्यों मैं रेशो निकालता हूं? ध्यान से सुन. इसलिए मैं रेशोज निकालता हूं
क्योंकि मुझे विद द हेल्प ऑफ रेशोज कुछ एनालिसिस करने होते हैं, मुझे हेल्प ऑफ रेशो से कुछ एनालिसिस करना होता है, मुझे विद द हेल्प ऑफ रेशो कुछ एनालिसिस करना होता है, इसलिए मैं रेशो निकालता हूं। बच्चा कहता है क्या एनालिसिस? देखो, कहते हैं वी यूज द रेशो फॉर द पर्पसेस ऑफ कंपैरिजन। हम रेशोज क्यों निकालते हैं? कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। इट मे बी इंटर फर्म कंपैरिजन, इट मे बी इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन विद इन द सेम फर्म या वन फर्म विद दी अनदर फर्म, कुछ भी कंपैरिजन हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? कुछ डिसीजंस लेने हैं। एग्जाम्पल देता हूं, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि मुझे कंपनी ए और कंपनी बी, इन दोनों में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, इन दोनों में से किसी एक कंपनी में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या मेरे पास कुछ तो क्राइटेरियाज होने चाहिए टू डिसाइड दोनों में से बेटर कौन है? यस। तो अब मैं क्या करूंगा बताओ? क्या इन दोनों कंपनीज की कुछ अकाउंटिंग रेशियोज निकालूंगा? यस। फिर उन अकाउंटिंग रेशियोज को मैं एनालाइज करूंगा, कैसे? बाय कंपेयरिंग, एंड वंस कंपेयर्ड क्या आई विल गेट टू सम कंक्लूजन कि व्हाट शुड आई डू। समझ आ गया या नहीं? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, सोच के बताना, क्या रेशो कैलकुलेट करना हमारा काम है? हम लोग सीए, सीएस, सीएमए इस लेवल के लोग हैं, क्या हम लोगों को रेशो कैलकुलेट करना ये क्लरिकल जॉब होता है? रेशो कैलकुलेशन इज नॉट माई जॉब। और तुम्हें वही आता है, तुम्हें 12th में भी सिर्फ यही सिखाया गया था, हाउ टू कैलकुलेट रेशो। एग्जीक्यूटिव में भी तुम्हें यही सिखाया गया, हाउ टू कैलकुलेट रेशो। मेरे बच्चे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है यार, मैं प्रोफेशनल हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा काम नहीं है ये रेशो निकालना, ये बच्चों के काम है, मैं बच्चों को दे दूंगा अपने। बच्चे समझ रहे हैं ना? क्लर्क व्लर्क जो भी मैंने रखे होंगे, आर्टिकल्स जो मैंने रखे होंगे, बुरा मत मानना, क्योंकि वो भी तो अभी क्या होते हैं, अनप्रोफेशनल ही होते हैं। यस। तो उनको मैं काम दूंगा ये वाला, कौन सा? कि चलो रेशोज निकालो तुम। जब वो रेशो निकाल के लाएंगे ना, तब मेरा काम स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं बड़ा प्रोफेशनल हूं। मेरा काम क्या है? एनालाइज करना, एनालाइज करना। और वो आपका वीक है, आप समझ रहे हो? इतने टाइम से ना आपको ये सिखाया जा रहा था हाउ टू एनालाइज द रेशो, बट अनफॉर्चुनेटली आप सीख क्या रहे थे? हाउ टू कैलकुलेट द रेशो। तो आप रेशो एनालिसिस नहीं सीख रहे थे। चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस, और आप चैप्टर का नाम क्या लेके बैठे हुए थे? रेशोज कैलकुलेशन। सो दैट इज द डिफरेंस, जिसकी वजह से आप पेपर 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 करते रहते हो, और जब इस पेपर में से कुछ भी थियोरेटिकली पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप वहां पे ट्रैप हो जाते हो, बिकॉज आप लोगों को तो सिर्फ क्वेश्चन और फॉर्मूले ही सिखाए गए थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। तो अब मुझे बताओ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सीए, सीएस, सीएमए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी कंपनी के अंदर हमारे को इतनी हाई पेड सैलरी, डू यू थिंक सो कि कैलकुलेशन के लिए मिलेगी? नहीं यार। क्यों मिलेगी इतनी लंबी सैलरी? सर एनालिसिस के लिए मिलेगी। तो मुझे इस चैप्टर में अपना क्या चीज स्ट्रॉन्ग करना है? एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना है। कंप्यूटेशन तो करना ही है सर, वो तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। तो अब मेरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20% और इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। क्यों? हमें साफ नजर आ रहा है कि बी जो है उसकी जीपीआर ज्यादा है, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जायज सी बात है, अगर इस बेसिस पर डिसीजन लेना हो तो क्या बी में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। समझ आ गया? ये तो ईजीएस्ट था, बट ऐसे हम लोग बहुत सारी रेशियोज को उठाते जाएंगे, पहले कंप्यूटेशन, फिर एनालिसिस एंड देन डिसीजन मेकिंग। समझ आ गया या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो मैंने 9 मिनट हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए इस चैप्टर को, बट मैंने सिर्फ आपको बताया ये चैप्टर पढ़ना क्यों है। क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ रेशियोज एनालिसिस। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रेशियोज। कितने तरह की रेशियोज होती हैं, पहले तो वो पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल रेशियोज? फाइनेंशियल रेशियोज क्या होता है, लिख लीजिए। फाइनेंशियल रेशियोज का मतलब होता है जिसमें हम कंपनी की
फाइनेंशियल पोजीशंस को टेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होती हैं? जिसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को टेस्ट करते हैं कि कंपनी कितना सॉल्वेंट है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है। ये सब चीजें अगर टेस्ट करनी हो तो आपको फाइनेंशियल रेशियोज में जाना पड़ेगा। क्लियर है? अब बच्चा कहता है सर फाइनेंशियल रेशियोज कौन सी होती हैं, तो मैं आपको लिख देता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, वन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियोज एंड द अदर वन इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियोज। तो फाइनेंशियल रेशियोज दो तरह की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरी लॉन्ग टर्म। बच्चा कहता है सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? देखो, हमेशा याद रखना, कई बार हम लोग कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी टेस्ट करना चाहते हैं और कई बार हम कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को टेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करना चाहते हो तो हम डिफरेंट रेशियोज यूज करते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी टेस्ट करना चाहते हो तो हम डिफरेंट रेशियोज यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो आपको अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना चैट बॉक्स के अंदर, बताओ करंट रेशियो, लिक्विड रेशियोज, ये कहां पर आती थी? सर ये आती थी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर। वेरी गुड, तो लिख लीजिए करंट रेशो, इसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशो भी होता है। फिर उसके बाद आ गया लिक्विड रेशोज। ठीक है जी, करंट रेशो का ऑल्टरनेटिव नेम क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रेशोज। और दूसरे नंबर पे कौन आ गया? लिक्विड रेशोज। ठीक है सर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज? तो आपको याद होगा, इसमें आपने डेट इक्विटी रेशो पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर। डेट इक्विटी रेशो पढ़ा होगा, यस और नो? फिर आपने पढ़ा होगा कैपिटल गियरिंग रेशोज, एक पढ़ा होगा अपने प्रोप्राइटरी रेशोज, एक पढ़ा होगा अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशोज, डिविडेंड कवरेज रेशोज, फिक्स्ड एसेट रेशोज। सो आपने ये सारी रेशोज पढ़ी हुई हैं इन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज में, यानी कि फाइनेंशियल रेशोज के अंदर। क्लियर है? और ये सब रेशोज जब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है सर? ठीक है सर। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे जरा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्टिविटी रेशोज, जिसको हम लोग, अगर आपको याद हो तो, परफॉर्मेंस रेशोज भी बोलते हैं, और कई लोग इसको टर्नओवर रेशोज भी बोलते हैं। तो इसमें याद करो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है? डेटर टर्नओवर रेशोज, क्रेडिटर टर्नओवर रेशोज, स्टॉक टर्नओवर रेशोज, कैपिटल टर्नओवर रेशोज। पता है आपको? ये सब पढ़ा हुआ है आपने? यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। फटाफट से नोट कर लीजिए। डीटीआर, सीटीआर, एसटीआर। एक आपने फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशोज भी पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोज भी पढ़ा होगा। तो ऑल दीज आर द एक्टिविटी परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशोज। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसका। तीसरे नंबर पे लिखेंगे जरा, तीसरे नंबर पे लिखेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ मार्केट टेस्ट रेशोज भी पढ़ी होंगी। सर वो कौन सी थी? याद करो, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो, अर्निंग यील्ड रेशो। ये सब किस में आ जाती हैं? मार्केट टेस्ट रेशोज में आ जाती हैं। ठीक है ना? डिविडेंड यील्ड रेशो, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, पे आउट रेशोज क्या होती हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये सब सीखेंगे हम। ठीक है ना? आज ही सीखेंगे, आज ही मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या रह गया? सर एक रह गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। यहां लिख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। इसमें हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशोज। कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, ROE। तो ये सब इसमें आ जाते हैं। सो हम लोग एक एक करके फटाफट से पिक करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से सारी रेशोज भी मैं कवर करा दूं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मैं थोड़ी सी स्ट्रांग करता जाऊं। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया।
So let's start now. Let's start. So we'll start with market test ratios. ठीक है? So I will take maximum 5 to 6 minutes इसको ख़त्म कराने में. ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे profitability ratios for another 5 to 6 minutes. ठीक है जी? तो पहले ये दोनों ख़त्म करते हैं and then we will move on to activity and then financial ratios, right? तो ऊपर heading डालनी है market test ratios. कोशिश करना है ये चैप्टर आपने आज ही घर पे ख़त्म कर देना है सो दैट आप सबको मालूम है कल 19 अप्रैल को हमारा टेस्ट रखा हुआ है मैंने MCQ का, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना है. तो आपने ये वाला पूरा फिर आज पढ़ लेना है ना. ठीक है सर, लिखेंगे जरा सारे. सबसे पहले मार्केट टेस्ट रेशियोज. देखिए मार्केट टेस्ट रेशियोज में ना मार्केट प्राइस जो होता है ना वो हमेशा फ्रीली डिसाइडेड होता है ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो ये हमें निकालना कभी नहीं होता. ठीक है ना. ठीक है सर. हमें कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ता है. अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं आई एम वेरी श्योर सबको मालूम है. सबसे पहले हम ऊपर क्या रख लेते हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, EAT, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, वी विल गेट अर्निंग फॉर इक्विटी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या वी विल गेट EPS. तो आपको ये पूरा लंबा फॉर्मेट बनाकर क्या निकालना है, EPS. तो बुक्स में तो EPS का सिंपल सा फॉर्मूला पता है क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर लिख देना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल गिव यू अर्निंग पर शेयर. सिंपल. तो अगर कोई चलता फिरता आपसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्निंग पर शेयर, तो आपने क्या बोलना है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल गिव यू क्या, अर्निंग पर शेयर. सिंपल, बहुत सिंपल है. यस सर. ठीक है. अच्छा, अब एक सेकंड टर्म आ जाती है पे आउट. पे आउट रेशो. देखिए पे आउट रेशो का मतलब क्या होता है, कितना प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग हमने बांट दिया एज डिविडेंड. लिख लीजिए, इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग. ये प्रपोर्शन शो करता है अर्निंग का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज डिविडेंड्स. जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज डिविडेंड्स, तो वो प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग जो आपने बांट दिया एज डिविडेंड इज कॉल्ड एज पे आउट. एग्जाम्पल, अगर पे आउट 60% है, इसका मतलब हमने टोटल अर्निंग का 60% डिविडेंड दे दिया. क्लियर है. तो आप थर्ड नंबर पे लिख लेंगे, इसका मतलब डिविडेंड कितना आएगा, क्या अर्निंग को पे आउट रेशो से कर देना मल्टीप्लाई. अर्निंग इनटू पे आउट रेशो विल गिव यू डिविडेंड. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अर्निंग इनटू पे आउट रेशो. अर्निंग मतलब जो आपने कमाया इनटू पे आउट रेशो विल गिव यू डिविडेंड. क्या सबको क्लियर है. एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंपनी ने 10 रुपए कमाए, 60% बांट दिया, तो DPS कितना हो गया, 6. DPS कितना हो गया, 6. समझ आ गया. यस सर. तो हमें EPS समझ आ गया, वो तो पूरा इससे निकालना है. DPS के लिए हमें क्या दिया होगा, पे आउट रेशो. क्या दिया होगा, पे आउट रेशो. क्या यहां तक क्लियर. ठीक है सर. अब आगे देखेंगे, चौथे नंबर पे आया डिविडेंड यील्ड. यील्ड का मतलब होता है रिटर्न्स. यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न. रिटर्न किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए. इन्वेस्टर के लिए. अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ, अगर एक आदमी ने 100 रुपए लगाए, 100 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, और उसको 10 रुपए का डिविडेंड मिला. 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 10 रुपए का डिविडेंड मिला, तो रिटर्न कितनी है, 10%. वेरी गुड. कैसे पता चला, सर 10 रुपए डिवाइड बाय जो उसने इन्वेस्ट करा था. वेरी गुड. तो जब भी कोई यील्ड पूछता है ना, तो आपने क्या लिखना है, DPS अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100.
ये आ जाएगा हमारा क्या, डिविडेंड यील्ड। डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है जी। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? वेरी सिंपल, जब भी यील्ड आएगा तो यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स। तो अर्निंग यील्ड का मतलब हमारी कितनी रिटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बताओ। तो हमने क्या करना है, ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100, सिंपल है। यील्ड का मतलब डिवाइड बाय एमपीएस होता है, जिसका यील्ड निकालना है वो ऊपर आ जाएगा। डीपीएस यील्ड, डिविडेंड यील्ड, डीपीएस अपॉन एमपीएस, अर्निंग यील्ड ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो हमें अर्निंग यील्ड पता चल गया, डिविडेंड यील्ड पता चल गया, डीपीएस पता चल गया, हमें ईपीएस पता चल गया। वेरी गुड। अब आ रहा हूं मैं वेरी इंपॉर्टेंट इशू पे, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट टेस्ट रेशोज, प्राइस अर्निंग रेशोज। देखिए बच्चों को ना निकालना तो सबको आता है कि प्राइस अर्निंग का मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग, प्राइस अपॉन अर्निंग, इसको इनटू 100 नहीं करते, ये टाइम्स में होती है। एग्जाम्पल देता हूं, एक कंपनी का शेयर 230 रुपए का मार्केट में चल रहा है, ठीक है, और उसका ईपीएस लेट से 23 रुपए पर शेयर है। तो आंसर आएगा 10 टाइम्स, यानी कि कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो कितना आएगा, 10 टाइम्स। इसका क्या मतलब है मालूम है? इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 10 गुना है कंपनी के ईपीएस से। सो कंपनी का ईपीएस 23, तो इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस 230। क्या पल्ले पड़ गया? यस सर। अब बच्चा कहता है सर इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस है, लिखो, प्राइस अर्निंग रेशो रिप्रेजेंट करता है सेंटिमेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है। सेंटिमेंट किसके? ऑफ इन्वेस्टर्स। जितना प्राइस अर्निंग रेशो ज्यादा होगा, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग है, क्या इसका मतलब उतना ही शेयर ओवर वैल्यूड हो जाएगा? यस। तो याद रखना, जब जब प्राइस अर्निंग रेशो किसी चीज की बहुत ज्यादा होती है मतलब शेयर इज ओवर वैल्यूड। सारे बोलेंगे मतलब शेयर इज ओवर वैल्यूड। क्या सबको समझ आ रहा है? यस। जब जब प्राइस अर्निंग रेशो ज्यादा होती है मतलब शेयर क्या है? ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? क्यों? क्योंकि पीपल आर बाइंग दैट शेयर, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या उसकी प्राइस अर्निंग रेशो भी ऊपर जा रही है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। तो आप इसको एक कंक्लूजन में लिखेंगे कि प्राइस अर्निंग रेशो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स उस शेयर के प्रति पॉजिटिव हैं, और जब लोगों के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो याद रखना लोग उसको बहुत ज्यादा बाय करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस भी ऊपर चला जाता है। सो हायर प्राइस अर्निंग रेशो ऑलवेज इंडिकेट दैट द शेयर इज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड शेयर। क्या समझ आ रही है? सर थोड़ा सा एनालिसिस करना सिखा सकते हो? बिल्कुल सर। देखो, मान लो रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस अर्निंग रेशो 68 टाइम्स है और टीसीएस का प्राइस अर्निंग रेशो 26 टाइम्स है ना। अगर मैं से ये पूछा जाए कि बताओ कौन सी कंपनी का शेयर मैं खरीदना पसंद करूंगा, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर टीसीएस। व्हाई? बिकॉज अगर रिलायंस का शेयर का प्राइस अर्निंग 68 टाइम्स है तो क्या ये शेयर ओवर वैल्यूड चल रहा है? और कोई चीज जब ओवर वैल्यूड है, बहुत जरूरत से ज्यादा महंगी है, तो ऐसा हो सकता है कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाए, और जिस दिन वो गिरेगी तो आप समझ लेना उन लोगों का नुकसान हो जाएगा जिन्होंने उसको हाई प्राइस पे बाय किया था। क्या समझ आ रही है? और ये रिसेंटली अभी कोरोना के दौरान ऐसा हुआ था, रिलायंस का शेयर एकदम 2400 तक टच कर गया था। जब वो 2400 को टच करा तो उसकी प्राइस अर्निंग रेशो वाज वेरी हाई, वेरी हाई। सो पीपल वर सेइंग वाओ, 1600 से 2400 गया तो इसका मतलब मोर एंड मोर पीपल वर बाइंग। तो लोगों ने देखा देखी, ओ भाई मेरे सामने 1600 का 1800 का हो गया, 1800 का 2100 का हो गया, 2100 का 2200 का हो गया। लोगों ने क्या करा, 2200 पे उसको खरीदना शुरू कर दिया।
वैल्यू और बढ़ गई, उनको लगा भाई और पैसा लगा दो, कई लोगों ने तो अपने मकान बेच के लगा दिए। जैसे ही वो प्राइस 2400 पहुंचा, धड़ाम से नीचे गिरा, एंड ट्रस्ट मी 1840 हो गया था वो विद इन जस्ट फ्यू डेज। वो गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और आज भी अगर आप देखोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सामने अराउंड 1900 कुछ का चल रहा है, और अभी कुछ पीरियड पहले वो 2400 का था। और मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को बताया था जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी थी कि रिलायंस को आप सेल कर देना, बिकॉज दिस इज ओवर वैल्यूड नाउ, इट इज टाइम टू सेल रिलायंस। वाई? बिकॉज वो ओवर वैल्यूड चल रहा है। हाँ, अगर आपने लेकर छोड़ दिया है 10 साल के लिए, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए खरीदा था, अगर उन्होंने ओवर वैल्यूड खरीदा था, क्या उनको अभी लॉस चल रहा होगा? यस। तो याद रखना, प्राइस अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इंडिकेट्स ओवर वैल्यूएशन, और जहां ओवर वैल्यूएशन आएगा तो यू आर टेकिंग मोर रिस्क। समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। तो फॉर्मूला नहीं होता एमपीएस अपॉन ईपीएस, भैया ये नहीं पूछेगा वो फॉर्मूला। तो बचपन हर बच्चे को आता है, 12वीं क्लास के बच्चे को तुम्हारे सामने बिठा दूंगा, वो भी उसको ही फॉर्मूला आता है। तो तुम्हारे और उसमें फर्क क्या है? तुम्हें एनालिसिस आनी चाहिए। 12वीं क्लास वाले तक कंप्यूटेशन ठीक थी, लेकिन अब बड़े लेवल में हमें क्या आनी चाहिए? एनालिसिस। क्लियर है? यस सर। सो दैट इज डन नाउ। सो अगर मैं पूछूं मुझे शेयर में रिटर्न पता लगानी है, तो अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड निकालो, उसके लिए ईपीएस डीपीएस निकालना आना चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे पता लगाना है कि वेदर शेयर इज ओवर वैल्यूड और नॉट, तो मैं क्या निकालूंगा? प्राइस अर्निंग रेशो। बहुत बढ़िया। सो लीजिए, ये हमारा खत्म भी हो गया। सो आई एम वेरी श्योर अब आपको देखो लर्न भी नहीं करना पड़ा, सारा कुछ हमें आ गया। लॉक कर दो इसको। यस सर, समझ आ गया सर, हमें समझ आ गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है भैया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ठीक है जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। मैंने अभी अभी बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट इज द इफेक्ट, और उसका कॉज कौन है? सेल। कंपनी ने माल बेचा तभी तो प्रॉफिट आया। यस। तो जीपीआर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग टर्म्स। उनमें से एक कौन है? नेट सेल्स, और दूसरा कौन है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और एनालिसिस भी बहुत सिंपल है, कंपनी विद हायर जीपीआर, जिस कंपनी का जीपीआर ज्यादा होगा डेफिनेटली कंपनी बेटर मानी जाएगी, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। क्लियर है? यस सर। अब कौन मुझे बताएगा जीपी कैसे निकलता था? जीपी कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिख लीजिएगा, उसका फॉर्मूला होता था सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत बढ़िया। सेल में से क्या माइनस कर दो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक बच्चा कहता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? तो बताओ, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट क्या? यू विल गेट योर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो यू यूज दिस फॉर्मूला टू गेट कॉक्स। सेल में से माइनस करो, यू विल गेट जीपी, और जीपी अपॉन नेट सेल कर दो तो यू विल गेट जीपीआर। क्या सबको क्लियर है? सर बिल्कुल समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ रहा है एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशो। अगेन इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग टर्म्स, एक में सेल्स है और दूसरे में कौन है? नेट प्रॉफिट। सो द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर है? ठीक है सर। सर हाउ टू कैलकुलेट दिस नेट प्रॉफिट? वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले कहां से शुरू करो? जीपी से। अब आप मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करेंगे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऐड करेंगे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेशनल इनकम्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट तक आने के लिए जितने भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो सब आप माइनस कर दीजिएगा, और जितने भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो आप प्लस कर दीजिएगा, तो यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट्स। बच्चा कहता है सर ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? वेरी सिंपल, एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप मुझे बता देना। मुझे बताओ, अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो मेरे सब क्या हैं? ऑपरेशनल खर्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं साथ में ब्याज इंटरेस्ट देता हूँ
तो वो मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, वो मेरा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेशनल खर्चे। क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेशनल। तो जितने भी ऑपरेशनल, जितने भी नॉन ऑपरेशनल खर्चे हैं सारे माइनस कर दो, जितने भी ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल इनकम्स हैं सब प्लस कर दो। बच्चा कहता है इनकम का एग्जांपल देना, देखो मैं पढ़ाता हूँ, आप मुझे फीस देते हो, तो दिस इज माय ऑपरेशनल इनकम। इसके अलावा मैंने कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वहां से मुझे डिविडेंड आता है, दिस इज माय नॉन ऑपरेशनल इनकम। क्लियर है? तो सारी इनकम प्लस करनी है, सारे खर्चे माइनस करने हैं, यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 विल गिव यू क्या, नेट प्रॉफिट रेशो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मतलब मजा आ गया आप लोगों को पढ़ा के, दिल खुश कर दिया। और अगर तुम्हें समझ आ गया है तो चलो, बहुत बढ़िया से आपने कुछ आंसर्स देने हैं जब मैं एंड में पूछूंगा, तो ठीक है, वो आपकी तरफ से गिव अवे होगा, ठीक है ना। चलो, तो एनपीआर हो गया, जीपीआर हो गया। कई बार ना ऐसे लिख देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, ऊपर खाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स लिखने होते हैं अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मतलब एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चा कहता है क्या फर्क है, देखो अगर आप जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करो, लाइक ऑपरेटिंग खर्चे मतलब परचेजेस तो खैर पहले हो गई सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, तो ये सब ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। सैलरीज, रेंट, ये सब माइनस कर दो और ऐड करो खाली ऑपरेटिंग इनकम्स। तो सिर्फ अगर आप ऑपरेटिंग खर्चे और ऑपरेटिंग इनकम माइनस करोगे तो वी विल कॉल इट एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। हम इसको क्या नाम देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बच्चा कहता है सर यूज क्या होता है इसका, बता देता हूं। देखो, नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में डिफरेंस समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे। देखो, अगर मैं अपने लिए सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा हूं, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यू आर माई इन्वेस्टर, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब मेरी कंपनी जो भी कमा रही है, चाहे वो ऑपरेशन से कमा रही है, चाहे वो नॉन ऑपरेशन से कमा रही है, क्या उन सब में आपका हिस्सेदारी है? बिल्कुल। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, एनपीआर में इंटरेस्ट है, एनपीआर में इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई कंपनी मेरे को टेक ओवर करना चाह रही है, तो वो ये देखेगी कि मेरी ऑपरेशनल इनकम कितनी है, जो मैं धंधा कर रहा हूं, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, वो मेरा वहां पर रेशो क्या है। तो वहां पर वो क्या निकालना सिखाएगा मुझे, ऑपरेशनल प्रॉफिट रेशो निकालना सिखाएगा, ना कि एनपीआर। क्लियर है या नहीं? तो वी विल सी कई जगहों पे एनपीआर यूज होगा और कई जगहों पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो यूज होगा। क्लियर है? यस सर। तो अगर मुझे ये चेक करना है ना कि उसकी ओवरऑल इनकम कितनी है, तो नेट प्रॉफिट रेशो, और अगर मुझे खाली ऑपरेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ भी पता लगाना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्लियर है? यस सर। ऐसे नेक्स्ट लिखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले ये बताओ मुझे पहले तो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कौन बताएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, और अगर रिजर्व्स है तो वो भी ले लेंगे। ये कैपिटल एम्प्लॉयड होती है किसी भी कंपनी की। यस। इनके लिए हमारे पास क्या है, क्या वो रिटर्न कहलाएगी? इन लोगों के लिए आपके पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न्स। इन लोगों से हमने पैसा लिया और इनको रिटर्न में हमें प्रॉफिट देना है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या समझ रहे हैं? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम लोगों को जिन्होंने भी पैसा दिया उनके लिए हमारे पास क्या प्रॉफिट्स अवेलेबल है। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है बेटा। आरओआई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लिया, लॉजिक समझेंगे। मुझे बताओ, डिबेंचर होल्डर को हमें जो इंटरेस्ट देना होता है, क्या वो टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट में से दिया जाता है? यस। तो मेरा क्वेश्चन है, कौन सा प्रॉफिट
डेट के लिए अवेलेबल है सर वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट पे करने से पहले कंपनी के पास पड़ा होगा, क्या वो प्रॉफिट में से ही हम डिवेंचर वालों को पे करेंगे पहले, राइट फिर उसमें से टैक्स पे करेंगे, फिर प्रेफरेंस पे करेंगे और अंत में इक्विटी वालों को पे करेंगे। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। तो इसलिए आरओआई जब भी निकालते हैं तो हमें ऊपर क्या रखना होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्लियर है, ठीक है। फिर आ जाता है अगली टर्म, रिटर्न ऑन इक्विटी। एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड और एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों में फर्क होता है। जब मैं बोलता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी बस, तो इक्विटी में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ जाते हैं। और जब मैं बोलता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो उसमें खाली इक्विटी आता है, ध्यान रखना। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो जब मैं बोलूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी, सिर्फ क्या बोलूंगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कौन बताएगा? नीचे तो आएगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जो भी हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लिख देना, ठीक है। ऊपर कौन आएगा? जो इनके लिए प्रॉफिट्स है। तो अब मुझे बताओ इनके लिए जो प्रॉफिट होगा वो कौन सा होगा, मुझे बताओ। इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए जो प्रॉफिट होता है क्या वो हमेशा आफ्टर टैक्स वाला होता है? यस। तो इसलिए ऊपर क्या आएगा? पैट। क्या आएगा? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिटेन्ड अर्निंग इनटू 100 will give you return on equity. तो what is the formula for return on equity? एक बार दोबारा बोलेंगे, PAT upon equity share capital plus preference share capital plus undistributed profits. Clear है? Yes sir. लेकिन अगर पेपर में आ जाता है return on equity shareholder funds, अगर ये आ जाता है तो याद रखना डिनोमिनेटर में खाली कौन आएगा? इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग, बस यही दोनों आएंगे। और ऊपर कौन आएगा? जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी पड़ा होता है, तो वो कौन सा होता है? प्रॉफिट फॉर इक्विटी इनटू 100। बच्चा कहता है सर ये होता कौन सा है? देखो, प्रॉफिट फॉर इक्विटी कौन सा होता है? जो पैट माइनस पीडी करके आता है। मतलब पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पीडी माइनस कर दो तो जो बचता है वो क्या बोलते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, दोनों को जोड़ दो तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। बच्चा कहता है सर निकाले क्यों, जल्दी बताओ। देखो, डिवेंचर होल्डर वाला कहता है कि भैया मुझे बताओ कंपनी का आरओआई कितना है, मुझे आरओआई बताओ, उसके बाद ही मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जब तक कंपनी का आरओआई अच्छा नहीं होगा तो कंपनी मुझे पे कैसे करेगी। तो डिवेंचर होल्डर वाला हमेशा कंपनी की आरओआई टेस्ट करता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए हम जरूर चेक करते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, मतलब कंपनी अभी तक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दे पा रही है। उसके बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कंपनी को कितना पैसा देना चाहिए भी है या नहीं देना चाहिए। क्लियर है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेसिकली कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि कंपनी की रिटर्न्स क्या हैं, प्रॉफिट्स क्या हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्या हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है इन इट्स प्रॉफिट, वेदर ये प्रॉफिट कमा भी रही है या नहीं। देखो बहुत सारी कंपनीज में आपको बताऊंगा आज भी ऐसी हैं, आज भी ऐसी हैं जो तुम्हें लगता होगा कि बहुत धंधा कर रही हैं, लेकिन आज भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है ना वो नेगेटिव चल रही है। आज भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ने, आपको मालूम है फेसबुक, जोमैटो, ये ऐसी ऐसी कंपनीज थी जो जितने भी स्टार्टअप्स थे देखने में हमारे को लगता था कि भैया क्या बात कर रहे हो, इतना पैसा इन लोगों के पास आ रहा होगा। बावजूद इसके जो इनके सेटअप कॉस्ट है वो इतनी ह्यूज है कि ये बहुत समय तक, आज भी बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो लॉसेस में चल रहे हैं। जो तुम्हें लगता है कि भाई साहब इसके पास बहुत धंधा है, लेकिन वो आज भी लॉसेस में चल रहे हैं। इसका मतलब कहने को वो जरूर अच्छा काम कर रहे हैं, बट येस दे आर स्टिल इन द लॉसेस। और हमें कैसे पता चलता है? बाय लुकिंग एट देयर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कम ऑन, बाय लुकिंग एट देयर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वी गेट टू नो that these companies are not earning profits or they are actually in the losses. Clear है? Yes sir. तो लीजिए, जब हमने ये स्टार्ट किया था लेक्चर तो आई टोल्ड यू कि हम लोग ये सब रेशियोज पढ़ेंगे, तो एक बार ही चेक करा देता हूँ मैं आपको। मुझे बताओ ये सब समझ आ गया हमें? यस। ये सब समझ आ गया? यस। ठीक है जी, सब इधर आएंगे जरा। टर्नओवर रेशियोज लिखनी है ऊपर अपने हेडिंग, टर्नओवर रेशियोज लिखिए। टर्नओवर रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज,
इसको हम एक्टिविटी टेस्ट रेशियो, एक सेकंड, परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है जी, और एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, पहले सुनेंगे जरा ध्यान से। देखिए, कंपनी ये जानना चाह रही है कि हाउ डज कंपनी इज परफॉर्मिंग, कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, हाउ डज कंपनी इज परफॉर्मिंग इन द मार्केट। एग्जाम्पल देता हूं, वहीं से समझेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो को हम पिक कर लेते हैं। फॉर्मूला तो तुमने 100 बार पढ़ लिया होगा, कौन बताएगा क्या फॉर्मूला है? सर फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ये तो तुम्हारे खून में है फॉर्मूले। तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर इज नोन एज डीटीआर। ठीक है सर, मान लेते हैं कि डीटीआर आ गया 10 टाइम्स सपोज। सवाल यहां पर यह है कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग दैट डीटीआर इज 10 टाइम्स। इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी कंपनी का डेट टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो 10 गुना है, तो क्या मतलब है इन सब बातों का, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज करो कि मैं 12th क्लास का टीचर हूं, 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं। मान लो आप मेरे पास आए और मैंने बोला भी फीस 12,000 है, एक सब्जेक्ट की फीस कितनी है? 12,000। आपने कहा सर ठीक है, देनी कैसे है? तो मैंने कहा बेटा आपको ना 3-3 बार करके देनी है, मतलब 3-3 हजार करके देनी है 4 बार। ठीक है जी, 3-3 बार करके देनी है, 3-3 हजार करके देनी है, कितनी बार? 4 बार। ठीक है सर, तो अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली कि मैंने तुम्हें अपनी किताबों में कितनी बार डेटर बनाया होगा? 4 टाइम्स। कितनी बार डेटर बनाया होगा? 4 टाइम्स। बिल्कुल सही, यस सर। अगर मैं बोल देता कि यार नहीं तुम्हें 6-6 करके 2 बार में देना है, तो मैं अपनी किताबों में तुम्हें डेटर बनाऊंगा 2 बार। समझ रहे? अगर मैं कहूँ कि मुझे पूरा 12,000 एक साथ देना पड़ेगा आपको, तो आई विल क्रिएट डेटर फॉर 1 टाइम। क्या समझ आ रही है? यस सर, समझ तो आ गया। अगर मैं कहूँ 1000 करके दे देना, तो आई विल क्रिएट डेटर फॉर 12 टाइम्स। यस, तो दिस इज डीटीआर। तो डीटीआर क्या शो करता है कि एक व्यक्ति को एक साल में आप कितनी बार अपना डेटर बना रहे हो। एक व्यक्ति को एक साल में आप कितनी बार अपना डेटर बना रहे हो। क्लियर है? ठीक है सर। सर लेकिन इससे होगा क्या? अब तुम ही आंसर दो, मैं नहीं दूंगा। मुझे बताओ, अगर मैंने एक व्यक्ति को एक साल में 10 बार डेटर बनाया है, मेरी पॉलिसी है ये, और दूसरी कंपनी एक व्यक्ति को सिर्फ 2 बार डेटर बना रही है, आराम से सोचना। मैं 10 बार डेटर बना रहा हूं और वो 2 बार डेटर बना रही है। यहां पे सवाल यह है कि बेटर कौन है? बेटर कौन है? दोनों ने पैसा बराबर लेना है। मैं 10 बार डेटर बनाऊंगा और वो 2 बार डेटर बनाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? अगर मैं 10 बार डेटर बनाऊंगा ना, तो आप समझिएगा, इफ आई एम क्रिएटिंग डेटर फॉर 10 टाइम्स और सामने वाला कंपनी इज मेकिंग डेटर फॉर 2 टाइम्स, इसका मतलब ये होगा कि जो आदमी ज्यादा बार डेटर बनाएगा ना, उसका कलेक्शन पीरियड लो हो जाएगा। देखो कैसे? 365 दिन में अगर मैंने 10 बार डेटर बनाया, तो क्या हर 36 दिन बाद मैं आपको दोबारा से पैसे मांगूंगा? यस। लेकिन अगर मैं आपको साल में 2 बार डेटर बनाता, तो मुझे बताओ, अगर मैं 2 बार डेटर बनाता तो मैं तुमसे पैसा कब मांगूंगा? 182.5 डेज के बाद। यहां पर मैं 36.5 यानी कि हर 36 दिन के बाद मैं तुमसे क्या कर रहा हूं? लाओ मेरा पैसा लाओ। और यहां पर हम 182 डेज तक आपकी इंतजार करेंगे। प्लीज समझेंगे आराम से। इसका मतलब डीटीआर जितना ज्यादा हो, इसका मतलब कंपनी का डेटर का रोटेशन उतना ही फास्ट है। यस। क्या उतना प्रॉम्प्टली क्या रिकवरीज हो रही होंगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारा डेट कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। और जब डेट कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, क्या बाय डिफॉल्ट हमारे बैड डेट्स कम होने शुरू हो जाएंगे? यस। सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा डेटर टर्नओवर रेशो 365 डेज है, इसका मतलब समझते हो आप? 365 टाइम्स
इसका मतलब मैं एक साल में तुम्हें 365 बार डेटर बनाता हूं, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि मैं आपको सिर्फ एक दिन का उधार देता हूं, तो इसका मतलब मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 1 डे। तो इसका मतलब एक दिन का उधार दूंगा और आपसे पेमेंट ले लूंगा। समझ आई? यस। तो आपको कैसे याद रखना है, हायर डीटीआर मींस प्रॉम्प्ट कलेक्शंस। इट इज ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी बिकॉज इससे बैड डेट कम हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ मनी भी कम हो जाती है। वर्ड्स दोबारा सुन लो, डीटीआर ज्यादा मतलब मोर फ्रीक्वेंटली यू आर गेटिंग द मनी, कलेक्शन पीरियड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो यहां पे कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डीटीआर सॉरी नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स। जिसमें भी निकालना है कलेक्शन पीरियड, डेज में निकालना है तो 365, वीक्स में निकालना है तो 52, मंथ्स में निकालना है तो 12, डिवाइड बाय क्या कर देना, डीटीआर विल गिव यू डेट कलेक्शन पीरियड, विल गिव यू क्या, डेट कलेक्शन पीरियड। पल्ले पड़ गया या नहीं? यस सर समझ आ गया। डेट कलेक्शन पीरियड को निकालने का फॉर्मूला हमें बिल्कुल समझ आ गया, 365 डेज में, 52 वीक्स में, 12 मंथ्स में, डिवाइड बाय डीटीआर। और डीटीआर हमने कैसे निकाला था, कम ऑन जल्दी बोलो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। बहुत बढ़िया। सो कलेक्शन पीरियड लो करना है तो डीटीआर बढ़ाओ, डीटीआर बढ़ाओ, समझ आ रही है, डीटीआर बढ़ाओ। और डीटीआर कब बढ़ेगा, आप डीटीआर कब बढ़ोगे, जब आप, कम ऑन, डीटीआर का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो अगर हम अपनी क्रेडिट सेल्स कम कर दें, क्रेडिट सेल्स कम कर दें तो हमारा सॉरी उल्टा बोल गया ना मैं, देखो मुझे डीटीआर बढ़ाना है ना, तो मुझे अपने डेटर्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जितने मेरे डेटर्स कम होंगे मेरा डीटीआर हाई आएगा, मेरा डीटीआर जितना हाई आएगा मेरा कलेक्शन पीरियड उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मान लो कंपनी की नेट क्रेडिट सेल्स है 20 लाख रुपए और कंपनी के एवरेज डेटर्स हैं लेट्स से 2 लाख, ठीक है। मुझे आपने पहले तो ये बताना है कि कंपनी का डेटर टर्नओवर रेशो कितना है। तो वेरी सिंपल, बच्चा कहता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख यानी कि 10 टाइम्स। इसका मतलब साल में आप 10 बार रिकवरीज करते हो, तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड कितना आएगा, 365/10 यानी कि ऑन एन एवरेज 36.5 दिन में आप कलेक्शन कर लेते हो, ठीक है जी। तो आपकी साइकिल क्या कहती है कि 36.5 डेज के बाद यू स्टार्ट कलेक्टिंग योर मनी, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, इन केस अगर हमारे एवरेज डेटर्स 1 लाख होते, मतलब 20 लाख की सेल के लिए हमारा एवरेज डेटर कितना होता, सिर्फ 1 लाख, तो मुझे बताओ डेटर टर्नओवर रेशो क्या 20 लाख अपॉन 1 लाख क्या 20 टाइम्स आ जाती। इसका मतलब आप साल में रिकवरी क्या 20 बार करेंगे, यस। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हर 18 दिन में आप रिकवरीज करने शुरू कर दोगे, यस। तो मुझे बस इतना बता दो कौन बेटर है, जो आदमी 36 दिन के बाद रिकवरी कर रहा है या 18 दिन के बाद, यस। जो 18 दिन के बाद रिकवरी करेगा वो बेटर है। क्यों? क्योंकि वो उधार सिर्फ कितने दिन का दे रहा है, 18 डेज का, तो उसका पैसा भी ब्लॉक होगा सिर्फ 18 डेज का। ये उधार दे रहा है 36 दिन का, तो इसका पैसा कितना ब्लॉक होगा, 36 दिन का। यहां पर अगर कोई आदमी भागेगा तो 36 दिन का उधार लेके भाग जाएगा, तो बैड डेट हैवी हो जाएगा। यहां आदमी कोई भागेगा तो खाली 18 दिन का उधार लेके भागेगा, तो यहां पे लॉस ऑफ बैड डेट भी कम आएगा, यहां पे ब्लॉकेज भी कम आएगी। क्या समझ आ गया या नहीं? यस सर। और सीटीआर उल्टा होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशोस। ये बेसिकली ये शो करता है कि हमने अपने सप्लायर से कितने समय का उधार लिया है। तो मुझे बताओ यार, सीटीआर की जब हम बात करते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, पहले तो फॉर्मूला लिख लो आप, ऊपर आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है जी, सिंपल। अब मान लो हमने 20 लाख का माल खरीदा है उधार, ठीक है, और हमारा अभी भी 5 लाख रुपए उधार चल रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कितनी आ गई, 4 टाइम्स। क्वेश्चन आप ही बताना, मैं इंटरप्रेट नहीं करूंगा बिकॉज आई वांट यू पीपल टू इंटरप्रेट, ठीक है।
क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या बोला, हमने माल खरीदा था 20 लाख का और हमने एवरेज क्रेडिटर थे 5 लाख का, तो हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कितना आ गया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा अगर साल में 4 बार आप किसी को क्रेडिटर बना रहे हैं तो आप पेमेंट कितने पीरियड में करते होंगे, तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। वो कैसे निकलेगा सर, वही सेम, अगर आप डेज में निकालना 12 मंथ में निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 12 अपॉन CTR कर देना तो ये आ जाएगा 3 मंथ्स। तो इसका मतलब यू आर मेकिंग पेमेंट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दैट यू पीपल आर एंजॉयिंग द क्रेडिट ऑफ अदर पर्सन फॉर 3 मंथ्स। किसी और आदमी का पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो कितने पीरियड के लिए, 3 मंथ्स के लिए। ये बता दो, जब हम किसी और का पैसा इस्तेमाल करके बिजनेस करते हैं, दिस इज गुड और बैड? गुड। तो मेरा क्वेश्चन है, I should use the money of the other. I should use the money of the other for longer period. तो मुझे बताओ क्या पेमेंट पीरियड ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल, और वो तभी जो होगा जब CTR लो होगा। समझ आ गया नहीं, CTR लो होगा। तो इसको हम उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, हर कंपनी कोशिश करती है कि वो लोगों का पैसा इस्तेमाल करे, और वो तभी होगा जब क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हाई होगा। और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड को हाई करने के लिए क्या हमें CTR को लो करना पड़ेगा। समझ आ गया, CTR को हमें लो करना पड़ेगा। क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? बच्चा कहता है सर CTR लो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है यार, देखो अगर 20 लाख का माल था और पूरा का पूरा 20 लाख के ही क्रेडिटर है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने पेमेंट करी ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज 1 पूरे साल में। इसका मतलब आप पैसा इस्तेमाल करोगे उसका पूरा साल। अगर ये 2 हो जाएगा तो इसका मतलब आप उसका पैसा 6 महीने यूज करोगे। 4 हो जाएगा तो यू आर यूजिंग द मनी फॉर 3 मंथ्स। समझो, जितना CTR लो होगा, कंक्लूजन लिख लो, जितना CTR लो होगा उतना हमारा पेमेंट पीरियड हाई हो जाएगा, उतना हम यूज करेंगे फंड्स ऑफ द अदर, उतना ही हमारे लिए गुड फॉर द कंपनी। याद रखना, जितना आप लोगों का पैसा इस्तेमाल करके बिजनेस में लगाओगे ना, आपकी रिटर्न्स उतनी ज्यादा आएंगी। अपना पैसा तो दुनिया लगाती है यार, मजा तो तब है जब आप लोगों का पैसा बिजनेस में लगा दो। अपना मत लगाओ, कौन सा पैसा लगाओ, लोगों का पैसा बिजनेस में लगा दो, तब मजा आएगा। क्या समझ आ गया या नहीं? यस। चलिए, अब ऊपर एक नेक्स्ट हेडिंग डालनी है हमने, STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियोज। ठीक है जी, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा कि व्हाट डज इट मीन। देखिए, STR का फॉर्मूला होता है सेल अपॉन कॉस्ट ऑफ, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। हमेशा याद रखना, वैसे प्रेफरेबल COGS होता है, बट अगर क्वेश्चन में COGS ना दिया हो तो आप क्या ले लेना, सेल ले लेना। ठीक है सर, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर भी आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कंपनी की सेल है लेट से 20 लाख रुपए और कंपनी का एवरेज स्टॉक है 50,000 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो, तो आप बोल दोगे 40 टाइम्स। सिंपल, बड़ा आसान है सर। फॉर्मूला लगाना तो मैं कह ही रहा हूँ 12वीं से सिखाया जा रहा है हमारे को। यस सर, लेकिन आज मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला सिखाना तो नहीं है। तो सर मुझे बताओ फिर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, आइए समझते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर कंपनी का STR 40 है, अगर कंपनी का STR 40 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी क्या कर रही है, जितना वो स्टॉक मेंटेन करती है ना, उसका 40 गुना वो सेल कर रही है। जितना वो स्टॉक मेंटेन करती है उसका 40 टाइम्स वो सेल कर देती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी की स्टॉक रोटेशन बहुत फास्ट हो रही है। कंपनी की स्टॉक रोटेशन बहुत फास्ट हो रही है। अब आप सोच के बताओ, अगर कंपनी का स्टॉक रोटेशन बहुत फास्ट है, कंपनी का स्टॉक रोटेशन बहुत फास्ट है, तो कौन मुझे बता सकता है, अगर कंपनी का स्टॉक रोटेशन बहुत फास्ट है तो क्या ऐसे में हमारा जो लॉस होता होगा ऑफ, जब हम स्टॉक को कैरी करते हैं तो कुछ लॉसेस होते हैं, क्या वो रिड्यूस हो जाएंगे? यस। क्या हमारे पास ऑल टाइम फ्रेश स्टॉक आएगा? बिल्कुल। तो ये सब फायदे होते हैं अगर हम अपने STR को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। तो हर कंपनी कोशिश करती है अपने स्टॉक टर्नओवर रेशो को बढ़ाना। और स्टॉक टर्नओवर रेशो बढ़ता कैसे है बेटा? 2 रास्ते हैं। या तो कंपनी STR को बढ़ाने के लिए, या तो कंपनी क्या करेगी, अपनी सेल्स बढ़ाएगी।
कंपनी पूरी जोर लगा देगी कि हम अपनी सेल्स को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो जितना कंपनी की सेल बढ़ती चली जाएगी बाय डिफॉल्ट क्या हमारा एसटीआर डाउन आना शुरू हो जाएगा, एसटीआर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यस सर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि कंपनी अपने स्टॉक को कंट्रोल करे। अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ा सकते तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप अपने स्टॉक को क्या करो, रिड्यूस करो। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि मैं दो प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, ए और बी। ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस प्रोडक्ट को रखना नहीं पसंद करूंगा, या मैं स्टॉक रखूंगा लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इसकी सेल बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, आई विल ट्राई इसकी मैं सेल बढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, हल्दीराम्स के मोतीचूर लड्डू। आपको मालूम है हल्दीराम्स के मोतीचूर लड्डू इज अ हॉट सेलिंग आइटम ऑफ हल्दीराम्स। इतनी स्पीड में बिकता है वो, और बावजूद इसके रात को 9:30 बजे जब लेने जाओगे तो वो कहेगा आउट ऑफ स्टॉक है। इसका मतलब समझ रहे हो, कंपनी का एसटीआर इज सो हाई, सो हाई। इसका मतलब कंपनी ने पूरे दिन में 500 केजी लड्डू बेच दिए और कंपनी के पास एंड में सिर्फ अगर 10 केजी बचता है, तो इसका मतलब कंपनी का एसटीआर कितना है, 50 टाइम्स, 50 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये होगा जिस कंपनी का एसटीआर ज्यादा है, क्या वो नेक्स्ट डे फ्रेश स्टॉक लेकर आएगा? यस। क्या वो रोटेट करेगा? यस। वेरी गुड, समझ आ गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि हल्दीराम के पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो हॉट सेलिंग नहीं है, बिकता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उसको रखती नहीं है, रखती है, लेकिन कंपनी फिर उसका स्टॉक सबसे रिड्यूस कर देती है। कंपनी कहती है 5-6 पीसीज रख दो, अगर कोई आएगा तो दे देंगे, बाई चांस नहीं आएगा तो हमारा लॉस ज्यादा नहीं होगा। सो इफ यू रियली वांट टू कंट्रोल योर लॉसेस रिलेटेड टू इन्वेंट्री, लिख लीजिए, इफ कंपनी वांट्स टू कंट्रोल लॉस रिलेटेड टू इन्वेंट्री, तो उसका तरीका क्या है, कंपनी को अपना एसटीआर बढ़ाना होगा, कंपनी को अपना एसटीआर बढ़ाना होगा, ठीक है जी। यस सर। अब इसी से रिलेटेड ना कई बार आ जाता है स्टॉक वेलोसिटी रेशो, स्टॉक वेलोसिटी रेशो। अब ये क्या होता है, लिख लीजिए, स्टॉक वेलोसिटी का मतलब होता है, अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हैं तो 12, डेज में 365, 52 डिवाइड बाय एसटीआर निकाल लो, मैं आपको समझा दूंगा अभी व्हाट डज इट मीन। पहले लिख लीजिए, स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू 12, 365 और 52 डिवाइड बाय क्या कर देना, एसटीआर। लॉजिक समझाऊंगा पूरा, रटवाना नहीं है मुझे कुछ भी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कंपनी का एसटीआर आ जाता है 10 टाइम्स, ठीक है जी, और ऊपर मंथ्स में हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी क्या है, 1.2 मंथ्स आ जाएगा, तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कि हमारा जो स्टॉक है ना वो एवरी 1.2 मंथ्स के बाद रिप्लेस हो जाता है। हमारा स्टॉक गेट रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 1.2 मंथ्स। अगर मेरा स्टॉक वेलोसिटी 1.2 मंथ्स है तो लिख लीजिए, इसका मतलब स्टॉक विल बी रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 1.2 मंथ्स। अब आप मुझे जवाब देंगे, क्या हम चाहते हैं वेलोसिटी को कम करना? यस। क्योंकि जितना वेलोसिटी कम होगी क्या उतनी जल्दी जल्दी हमारा स्टॉक रिप्लेस होता जाएगा। यस। सो हर कंपनी चाहती है कि हम अपने स्टॉक वेलोसिटी को रिड्यूस करें। ऐसा कुछ कर दें कि हमारा स्टॉक वेलोसिटी 10 दिन हो जाए, मतलब हर 10 दिन के बाद वी आर रिप्लेसिंग द स्टॉक, नया माल आ रहा है, पुराना बिक गया, फिर नया आ रहा है, पुराना बिक गया। तो स्टॉक वेलोसिटी कैसे कम होएगी, कौन बताएगा? सर एसटीआर बढ़ा के। एसटीआर कैसे बढ़ेगा? सर सेल बढ़ा के। एसटीआर कैसे बढ़ेगा? सेल बढ़ा के। और अगर सेल नहीं बढ़ सकती तो स्टॉक गिरा के। समझ आ गया? यस सर। लॉक कर दूं? यस। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, आई एम टेलिंग यू, फॉर्मूले काफी नहीं होते, ठीक है ना? वेरी गुड। अब नेक्स्ट लिखो जरा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। वेरी सिंपल, ऊपर लिख देना सेल्स, नीचे लिख देना फिक्स्ड एसेट्स। जिसका टर्नओवर निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में, ऊपर हमेशा क्या आता है? सेल। डेटर टर्नओवर में नेट क्रेडिट सेल, क्रेडिटर टर्नओवर में नेट क्रेडिट परचेजेस, सिंपल। और स्टॉक टर्नओवर में ऊपर सेल भी आ सकता है, सीओजीएस भी आ सकता है, ठीक है सर। तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है। क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है कि कितना हमने अपने फिक्स्ड एसेट को ऑप्टिमम यूटिलाइज करा। एग्जाम्पल,
एक कंपनी में 2 लाख के फिक्स एसेट्स थे और कंपनी की सेल 20 लाख थी। इसका मतलब क्या हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स का 10 टाइम्स यूटिलाइजेशन शो करा? यस। सो जितना ये ज्यादा होगा, क्या उतना हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट शो करेगा? यस। तो हर कंपनी क्या चाहती है कि उस कंपनी का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो शुड बी हाई। जितना ये ज्यादा होगा, मैं रिपीट करूंगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को ऑप्टिमम वे में क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है? यस सर। सो एवरी कंपनी वांट्स कि हम कम से कम फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर जनरेट करें, जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो, आइडल कैपेसिटी ना आए। कम ऑन, आइडल कैपेसिटी ना आए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर एक कंपनी की फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो 20 है और दूसरे की 2 टाइम्स है, आप समझ सकते हैं यहां पर क्या हुआ। इस कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स को बहुत बढ़िया से यूज करा और जितने के फिक्स्ड एसेट्स थे क्या उसका 20 टाइम सेल कर दिया। इस कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स को ढंग से यूज नहीं करा, तो क्या यहां पर फिक्स्ड एसेट्स में क्या पड़ी होगी? आइडल कैपेसिटी, और कहीं ना कहीं यहां पर क्या फुल्ली यूटिलाइज्ड आ रहा होगा। समझ आया? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट टर्नओवर रेशियोज। आई एम वेरी श्योर विद लॉजिक, विद रीजनिंग, विद ऑल फॉर्मूलाज आई हैव गिवन यू। तो टर्नओवर रेशियोज भी हमारी खत्म होती हैं। सो द लास्ट रेशियोज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल रेशियोज। आइए ऊपर हेडिंग डालेंगे फाइनेंशियल रेशियोज। बहुत आसान है ये, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे करंट रेशो। आप सबको मालूम है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो रिलेशनशिप होता है एक कंपनी में, बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को जब देखते हैं हम कि कितना उसके पास करंट एसेट्स हैं और कितने करंट लाइबिलिटीज हैं, इस चीज को जब हम चेक करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज करंट रेशो। क्लियर है? आई एम वेरी श्योर सबको मालूम है कि 2:1 इज द ऑप्टिमम करंट रेशो। अगर मैं आपसे ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो ऑप्टिमम करंट रेशो क्या होनी चाहिए? 2:1। कम ऑन, क्या होनी चाहिए? 2:1। सारे बोलेंगे क्या होनी चाहिए? 2:1। वेरी गुड। सो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्या करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटीज? यस। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर मेरी 5:1 है तो क्या होगा? देखो, अगर आपकी करंट रेशो 5:1 है तो इसका मतलब आपने करंट एसेट्स में 5 गुना पैसा ब्लॉक किया हुआ है। यस। तो इसका मतलब यू आर डिक्लाइनिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी। रीजन, मोर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स डिक्लाइंस माई प्रॉफिटेबिलिटी। ध्यान रखना, when you invest more in current assets, because current assets never generate profits, so if a person is investing more in current assets, meaning thereby उसकी profitability क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। ये ध्यान रखना है, ठीक है सर। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि हमने इससे कम कर दिया, 1:1 कर दिया, तो सर देन यू आर टेकिंग रिस्क, आपकी सॉल्वेंसी रिस्क आ जाएगा। वाई? बिकॉज ऐसी सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होगा दैट यू आर नॉट एबल टू पे योर करंट लाइबिलिटीज, तो फिर सॉल्वेंसी रिस्क देखने को मिलेगा। सो इट शुड नॉट बी लेस देन 2:1, इट शुड नॉट बी मोर देन 2:1। ऑप्टिमम रेशो इज 2:1। क्लियर है? यस सर। सो व्हाट अबाउट लिक्विड रेशो नाउ? सो दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। सो रेशो इज 1:1। अच्छा, कौन मुझे बताएगा लिक्विड लाइबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? सो सबको मालूम होगा लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस क्या क्या नहीं आता? स्टॉक नहीं आता, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते। याद है आपको? तो जब करंट एसेट्स में से ये दोनों हटा दूंगा तो इट विल बी कॉल्ड एज क्या? लिक्विड एसेट्स। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज लिक्विड लाइबिलिटीज? सो करंट लाइबिलिटीज में से अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट हटा देते हैं, हालांकि कई किताबें नहीं करती हैं ऐसा, वो नीचे CL ही लिख देती हैं, तो वैसे तो नीचे लिक्विड लाइबिलिटीज होना चाहिए, बट अगर आप CL लिख रहे हो और बुक्स में भी ये अलाउ किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे रियलिटी में लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। और लिक्विड लाइबिलिटीज कैसे निकलती हैं? करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बट अगर क्वेश्चन में अगर आप लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी भी लिख दोगे, क्योंकि ICSI ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे हुए हैं, तो देयर इज नो इशू एट ऑल। इनफैक्ट आपने भी करे होंगे, आई एम वेरी श्योर। ठीक है जी, ठीक है। तो लीजिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज हमारी खत्म हो गई। 2 ही थी, एक करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो। करंट रेशो 1:1, लिक्विड रेशो ना, करंट रेशो 2:1, लिक्विड रेशो 1:1। क्लियर है?
Yes, sir. So moving to the next one now, that is long-term solvency ratios. So I'll just take 5 more minutes. ठीक है, अब आपने प्रैक्टिस खुद करनी है बच्चे. मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉर्मूलाज दे दिया. नाउ प्लीज डू प्रैक्टिस, बिकॉज कल जब हम टेस्ट लेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट, राइट. चलो, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में सबसे पहले आ जाता है डेट इक्विटी रेशियो. वेरी सिंपल, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, डेट और इक्विटी. याद रखना, वेयर एवर आई एम यूजिंग द वर्ड डेट, तो इट मीन्स लॉन्ग टर्म फंड्स. कम ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म फंड. हाँ जी, इसमें लिख लीजिएगा डेट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स. ठीक है, तो डेट में हमेशा लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है वो आपको मालूम है. इसमें इक्विटी आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लसेस आ जाएंगे, और अगर कोई भी हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स पड़े होंगे तो वो इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ये फॉर्मूला करेंगे तो इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है. क्लियर है. अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मैंने पहले ही बोला कंप्यूटेशन तो ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हमें ये दिखाता है कि कितना पोर्शन हम लोगों ने बाहर से पैसा रेज करा हुआ है और कितना पोर्शन हमारा ओन फंड लगा हुआ है. ठीक है जी, कितना पोर्शन मेरा ओन फंड है और कितना पोर्शन मैंने बाहर पैसा डेट जो है वो रेज करा हुआ है. अब सोचने वाली बात है, जितना ये हायर होगा इसका मतलब कंपनी ने डेट ज्यादा उठा रखा है. यस, और अगर कंपनी ने डेट ज्यादा उठा रखा है तो डेफिनेटली कंपनी का ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट हाई हो जाएगा, और इसका मतलब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है. तो डेट इक्विटी रेशियो का हाई होना सीधा सीधा इंडिकेट करता है कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को. सो मोर डेट इक्विटी रेशियो मींस मोर फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है, अब जिन लोगों ने लीवरेज पढ़ा हुआ है वो यहां से कनेक्ट कर सकते हैं. आप सबको मालूम है कि लीवरेज का मतलब होता था प्रेजेंस ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर. सो इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग देयर बाय यू आर टेकिंग मोर एंड मोर फाइनेंशियल रिस्क. क्लियर है. यस सर. सो आई होप सो क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो. कैपिटल गियरिंग रेशो, देखिए ये क्या होता है. हमेशा याद रखना कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 तरह के फंड्स होते हैं. एक जिनको आप फिक्स्ड पे करते हो, एक जिन्हें आप नॉन फिक्स्ड, यानी कि जिनके लिए कुछ फिक्स नहीं होता, जो बच गया वो उनका है. एग्जाम्पल बताओ, डेट को आप जो पे करते हो क्या उसका कूपन रेट लगा होता है 9%, 10%, 11%, तो क्या इसका मतलब इसको इतना ही मिलेगा? यस. क्या प्रेफरेंस के आगे भी कूपन रेट लगा होता है? यस. बट इक्विटी के आगे कभी भी कूपन रेट नहीं होता है. तो कैपिटल गियरिंग रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वो फंड्स जिनको हम फिक्स्ड पेमेंट पे करते हैं, वो फंड्स जिनको हम नॉन फिक्स्ड पेमेंट पे करते हैं. ऐसे 2 फंड्स का जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो. क्लियर है. सो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ सर, डेट प्लस प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स. बहुत बढ़िया बच्चे. डेट प्लस प्रेफरेंस डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100 इज नोन एज कैपिटल गियरिंग रेशियो. अब मुझे बताओ, जितना ये कैपिटल गियरिंग रेशियो ज्यादा होगा इसका मतलब कंपनी के पास फिक्स्ड पेमेंट सोर्सेज ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी. क्लियर है. और जितना ये कम होगा इसका मतलब कंपनी इज मोर रिलाइंग ऑन इक्विटी रादर देन डेट एंड प्रेफरेंस. समझ आ गया. अब ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये कैसे पता चलता है? देखो, अगर कंपनी की रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं तो फिर ये ज्यादा होना चाहिए, और अगर कंपनी न्यू है, नई कंपनी है, तो फिर ये कम होना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन लो होने चाहिए. बताओ, रिलायंस कंपनी के लिए ये हायर बेटर है. क्यों? रिलायंस बहुत पुरानी कंपनी है, उसकी रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं, तो क्या वो मैनेज कर लेगी? मैंने एक नई कंपनी खोली है तो मेरे लिए कैपिटल गियरिंग रेशियो शुड बी लो, बिकॉज जितना मैं ऑब्लिगेशन शुरू में ले लूंगा क्या वो मुझे दिक्कत कर सकता है? यस. तो लिख लीजिएगा, अगर इनकम सर्टन है तो कैपिटल गियरिंग रेशियो हाई अच्छी होती है, और अगर आप अनसर्टनिटी में है तो कैपिटल गियरिंग रेशियो लो अच्छी होती है. ठीक है जी. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. अब बस 1-2 रह गए हमारे, लिख लीजिए, खत्म करा देता हूं वो भी मैं. लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो.
इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बच्चा कहता है सर ये क्या होता है? वेरी सिंपल, देखो मेरे पास पीबीआईटी पड़ा हुआ है 20 लाख, ठीक है, और मैंने इंटरेस्ट पे करना है 2 लाख, राइट? मुझे बताओ मेरा अर्निंग मेरे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से कितना गुना ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये शो करता है कि हाउ मच टाइम्स माई अर्निंग इज मोर देन माई ऑब्लिगेशन। समझ आ गया? यस सर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। सो 20 लाख अपॉन 2 लाख 10 टाइम्स। सो हु विल टेल मी नाउ, जितना ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा होगा, जितना मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा होगा, इसका मतलब ये क्या उतना इजीली क्या मैं अपने इंटरेस्ट को पे कर पाऊंगा? यस। तो ये कौन चेक करता होगा? बैंक्स। जब बैंक आपको लेंडिंग करते हैं ना, तो वो पहले चेक करते हैं तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो लो है तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा दैट यू विल बी एबल टू सर्विस योर लोन। सो इफ सर्विसिंग ऑफ लोन प्रॉपरली कैसे होती है? अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई होगा तो। अगर ये लो पाया गया, इसका मतलब बैंक आपको लोन इतनी आसानी से नहीं देगा। क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। और क्या रह गया बेटा? लिखो, एक प्रोप्राइटरी रेशो रह गया, लिख लो वो भी, लिखो प्रोप्राइटरी रेशो आई थिंक, और एक हमारा रह गया फिक्स्ड एसेट रेशो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूलाज लिख लो, बस खत्म हो गया हमारा। फिर लिखो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लिखो और फिक्स्ड एसेट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें लिखना है आपने फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ध्यान से सुनो। कंपनी ने अगर कुछ लॉन्ग टर्म फंड रेज करे हैं, मान लो 20 लाख रेज करे हैं, उसका कितना प्रपोर्शन उन्होंने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करा है। अगर कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फंड्स कितने हैं? 20 लाख के, उसमें से अगर 10 लाख के फिक्स्ड एसेट्स लगा रखे हैं, तो इसका मतलब 50% ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड आर डिप्लॉयड इन द फिक्स्ड एसेट्स। याद रखना, ये रेशो ज्यादा हो तो अच्छा है। इसका मतलब कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स हमेशा कहां यूज करने चाहिए? फिक्स्ड एसेट्स में। लेकिन अगर ये कम है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। लॉन्ग टर्म फंड्स को अगर आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिया तो ये कई बार गड़बड़ कर सकता है। तो हमेशा याद रखना, मैचिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड शुड बी डिप्लॉयड फॉर फिक्स्ड एसेट्स, शॉर्ट टर्म शुड बी डिप्लॉयड फॉर करंट एसेट्स। क्लियर है? यस सर। सो जितना ये लो है, इसका मतलब हमने लॉन्ग टर्म फंड्स को करंट एसेट्स की ओर डाल दिया है, जो आपको परेशान करेगा। रीजन, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और करंट एसेट से रिटर्न आएगी नहीं, तो डेफिनेटली आपको यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। तो फिक्स्ड एसेट रेशो हाई होना अच्छा होता है। ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया सर। नेक्स्ट क्या था हमारा? प्रोप्राइटरी रेशो। लास्ट है बच्चे, लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। पहले समझ लेते हैं क्या है ये। मान लो एक कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 20 लाख के और कंपनी का प्रोप्राइटर फंड है 10 लाख का। प्रोप्राइटर फंड क्या होता है? लिख लो, इक्विटी होता है बेटा। ये प्रोप्राइटर फंड क्या होता है? इक्विटी होता है। मैंने इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बोला, मैंने इक्विटी बोला। तो इक्विटी में इक्विटी शेयर होल्डर तो आएगा ही आएगा, प्रेफरेंस भी आ जाएगा, प्लस रिजर्व्स भी आ जाएंगे, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी? ठीक है सर। पहले इसका इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं क्या है। अगर कंपनी के टोटल एसेट्स 20 लाख के हैं और उसमें से प्रोप्राइटर फंड 10 लाख का है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 50% ऑफ द एसेट्स कहां से आए हैं? प्रोप्राइटर फंड से, और रिमेनिंग 50% कहां से आए हैं? बाहर से। मतलब 50% ऑफ द एसेट्स कहां से आए हैं? प्रोप्राइटर के फंड से आए हैं, और रिमेनिंग 50% एसेट्स कहां से आए हैं? बाहर से आए हैं। बाहर समझ रहे ना, बाकी लोगों से पैसा बोरो करके आए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, जितने एसेट्स ज्यादा प्रोप्राइटर फंड से आएंगे, क्या उतना कंपनी सेफ होगी? यस।
ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशो। आई एम वेरी श्योर दिस इज ऑल डन नाउ। सो दिस इज ऑल डन। एक पॉइंट आपको मैं और बढ़ा देता हूं, लिख लो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, लिख लो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस। अब ये क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये कहता है कंपनी की आरओई जो होती है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 3 थिंग्स से अफेक्टेड होती है। 3 चीजों से अफेक्टेड होती है कंपनी की आरओई। बच्चा कहता है कौन कौन सी, लिखो। एक होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है जी, एक होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से। बच्चा कहता है क्या मतलब, लिख लो, प्रॉफिटेबिलिटी का यहां पर मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, यानी कि जितना कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना आरओई बेटर होगा, ठीक है सर। दूसरा लिखेंगे एसेट यूज एफिशिएंसी, मतलब एसेट टर्नओवर। एसेट यूज एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि कंपनी ने अपने एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज करा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट्स टर्नओवर। नहीं समझ आया, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट्स टर्नओवर। बच्चा कहता है सर फॉर्मूला क्या होगा, तुम बता दो। जिसका टर्नओवर निकालना है वो नीचे ले जाओ और ऊपर क्या आएगा, सेल्स। और तीसरा होता है लीवरेज। बच्चा कहता है लीवरेज क्या होता है, लिख लो, इसको हम इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर भी। बच्चा कहता है ये होता गया है सर, तो लिख लो, इसका मतलब होता है एसेट अपॉन इक्विटी। एसेट अपॉन इक्विटी। मैं रिपीट करूंगा, ये क्या पढ़ रहे हैं हम। ड्यू पॉइंट एनालिसिस का मानना था कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड्स अपॉन 3 मेजर फैक्टर्स। पहला, कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी की एसेट यूज एफिशिएंसी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी का इक्विटी मल्टीप्लायर। अगर हम 3 चीजों को आपस में कंसिडरेशन में ले लें तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी का इफेक्ट आएगा। देखो कैसे, अगर हम इन तीनों चीजों को आपस में इफेक्ट ले लें तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, एसेट्स अपॉन इक्विटी। सेल से सेल कटेगा, ये कट जाएगा, तो क्या नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी आ जाएगा। यस, तो आप पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है वो। कहते हैं अगर किसी कंपनी को अपनी आरओई बढ़ानी है तो उसको 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहला, उसको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, उसको अपनी एसेट एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा, उसको कुछ पोर्शन अपनी कंपनी में डेट लाना पड़ेगा। अपनी कंपनी में कुछ पोर्शन क्या लाना पड़ेगा, डेट लाना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास इक्विटी 1 रुपए की है तो आपके एसेट्स 2 रुपए के होने चाहिए, तो आपका आरओई बढ़ेगा। 3 रुपए के अगर होंगे तो आरओई और बढ़ेगा। मतलब समझ रहे, इक्विटी 1 रुपए का, एसेट 3 रुपए के, क्या बाकी के 2 रुपए डेट से आए होंगे। यस, तो ये कह रहे हैं कि भैया आपको 3 काम करने पड़ेंगे तब जाके आरओई इंप्रूव होती है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, एसेट्स एफिशिएंसी बढ़ाओ और साथ में इक्विटी मल्टीप्लायर बढ़ाओ। मतलब इक्विटी मल्टीप्लायर बढ़ाने का मतलब है कम इक्विटी में ज्यादा एसेट्स लेकर आओ। इक्विटी कम लगाओ, एसेट्स ज्यादा होने चाहिए, तो बैलेंस कहां से आएगा, डेट से आएगा। तो इक्विटी मल्टीप्लायर कब बढ़ता है पता है आपको, इक्विटी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा, जब आप मोर यूज ऑफ डेट करोगे। तो इसका मतलब ड्यू पॉइंट एनालिसिस का मानना यह था कि अगर कोई भी कंपनी सीरियस है अपनी आरओई को बढ़ाने में तो उसको डेट भी यूज करना है, तभी लीवरेज मिलेगा उसको एसेट एफिशिएंसी बढ़ानी है, यानी कि टर्नओवर इंक्रीज करनी है, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करनी है, तब जाके उसका आरओई बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? एंड दैट्स ऑल विद द चैप्टर रेशियो एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा विद ऑल फॉर्मूलाज एंड लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूलाज। अगर पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल टेस्ट 11 बजे, और 11 बजे नहीं, कल शाम को 7 बजे, सॉरी 11 बजे टैक्स का होता है, तो कल शाम को 7 बजे वी विल हैव द टेस्ट फॉर रेशियो एनालिसिस। होप सो ये चैप्टर आप घर पे आज पूरी रात बैठकर पढ़ोगे और इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं आपसे कल टेस्ट में शाम को 7 बजे।